नाज़रीन, दुनिया में जंगें होती रही हैं, कभी जरखेज जमीनों के लिए, कभी वाटर्स के लिए, कभी ऑयल के लिए, और अब नाज़रीन जो जंगें होने जा रही हैं वो होने जा रही हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। जमीन के उस हिस्से में छुपे हुए खजानों को निकालने के लिए जो आज तक हजारों साल की जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें ना किसी ने उन खजानों को देखा और ना कभी उन खजानों को कोई निकाल सका है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये खजाने, जो कोई इनको निकालेगा वो आगे आने वाली दुनिया के ऊपर रूल करेगा, उसका इक्तदार जो है वो सेंचुरीज के ऊपर मुहित होगा, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो बनाएगा। अगर अमेरिका के पास ये चले जाते हैं तो उनका ये जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक अलग अंदाज के अंदर। और अगर ये चीन और रूस निकालते हैं, ये अमेरिका के हाथ से निकल जाते हैं, तो फिर अमेरिकी इक्तदार जो ऑलरेडी डिक्लाइन का शिकार है वो बिल्कुल यानी कि खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई है उस जमीन के उस हिस्से में छुपे हुए खजानों को निकालने की, और उस रीजन का नाम है आर्कटिक रीजन। और ये लड़ाई बेसिकली अमेरिका, चाइना एंड रशिया की है, और यूरोप इसमें अब अमेरिका के खिलाफ आने जा रहा है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो यूरोप के हैं, यूरोपीय यूनियन का बाकायदा हिस्सा हैं ये मुल्क, जिनको अब अमेरिका जो है वो बजरिया फौजी ताकत हासिल करने का ऐलान कर रहा है। ट्रंप ने सर्टिफाई होने के बाद बाकायदा फौजें भेजने का ऐलान कर दिया है, और ये यूरोप के लिए किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाज़रीन तश्कील पा रहा है, और आर्कटिक की जो जंग है वो अपनी शक्ल ले रही है। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो अलायंसेज हैं, अब ये वो वैसे नहीं नजर आ रहे जो पहले थे कि अच्छा यूरोप होगा, अमेरिका होगा। अब यूरोप और अमेरिका के दरमियान फूट पड़ गई है, यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ गए। एक बहुत बड़ी जो चीज इस्टेब्लिश हो रही है, कि जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि यहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं है। ये ना समझ जाए कि अमेरिका इजराइल का दोस्त है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा, अमेरिका यूरोप का दोस्त है, यूरोप अमेरिका का दोस्त है। असल बात है मफादात की। जब रियासतों के मफादात एक साथ रहते हैं तो वो दोस्त कहलाती हैं, लेकिन वक्त बदलने के साथ ये मफादात टकराने हैं, और वो अब टकरा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के मफादात अब टकराना शुरू हो गए हैं, तो अब इनकी राहें जुदा होती हुई नजर आ रही हैं। और यही कुछ आपने याद रखना है, एक वक्त आएगा कि इजराइल को भी वेस्ट इसी तरह से छोड़ेगा। हाल के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो अभी नजर नहीं आ रहा कि इजराइल को अमेरिका छोड़ देगा, लेकिन यह बात एस्टेब्लिश है कि जब मफादात का टकराव होगा, जब इजराइल अमेरिका के लिए बोझ बन जाएगा, तो फिर अमेरिका इजराइल को उसी तरह से छोड़ देगा जैसे उसने अपने बहुत सारे इत्तेहादियों को छोड़ा है। और यूरोप का यह फड्डा इस बात को मजीद जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है कि कभी कोई अलायंस हमेशा के लिए नहीं होता। आप देखें पिछली सदी के अंदर लड़ाई कहां पर हो रही थी? यूरोप में। यूरोप आपस में लड़ रहा था, तो वही यूरोप अब मुत्तहद है और साथ अमेरिका उसको लड़ कर रहा है। तो लेकिन ये अलायंस बदलने में, हालात जब बदलते हैं तो ये अलायंसेस भी बदल जाते हैं। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जहां पर जियोग्राफीज अब चेंज हो रही हैं, जहां पर सरहदें अब फैलती हुई नजर आ रही हैं, और उसका आगाज खुद अमेरिका कर रहा है, जिसने खुद ये उसूल बनाया था कि उसका एम्पायर, उसकी खास सरहदें होंगी, उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के अंडर अब अमेरिका की जो सरहदें हैं, जो उनके बॉर्डर्स हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और सबसे पहले उसका निशाना बन रहा है कनाडा, सबसे पहले उसका निशाना बन रहा है यूरोप। यूरोपीय मुल्क, यूरोपीय यूनियन का जो हिस्सा मुल्क है, उनको ट्रंप बजरिया फोर्स लेने का ऐलान कर रहे हैं। और यहां पर नाज़रीन रशिया और चाइना के लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि यह सारा किया ही रशिया और चाइना के अगेंस्ट जा रहा है। रशिया और चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, चाइना को खास तौर पर, क्योंकि चाइना ही है जिसने अमेरिका की जो सुपर पावर है उसको रिप्लेस करना है, तो चाइना को रोकने के लिए और अपने आप को मजीद ताकतवर बनाने के लिए इस रीजन को हासिल करने का ऐलान किया गया है। तो चाइना रशिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि उनकी जो पावर है वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पर एक जंग अपनी शक्ल ले रही है, और ये ना सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स बल्कि शिपिंग लेन्स का भी मामला है। दुनिया की जो नई शिपिंग लेन्स हैं, अब देखिए कि जब हम एशिया से यूरोप जाते हैं तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं? यहां से स्विस कैनाल से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन सी, और फिर यूरोप, और यूरोप से आगे अटलांटिक, और अटलांटिक से आगे बरआज़म अमेरिका, जिसमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा शामिल है। तो ये इतना लंबा रूट है, कई हजारों किलोमीटर के ऊपर मबनी। लेकिन अब नाज़रीन जो नई दुनिया बदलने जा रही है, नए शिपिंग लेन्स बन रहे हैं, और वो यहां ईस्ट से आप जाएंगे, यानी चाइना अगर अपने ईस्ट की तरफ सफर करेगा, दुनिया गोल है ना,
तो ईस्ट की तरफ जब वो जाएगा तो वो कनाडा तक पहुंच जाएगा, अमेरिका तक पहुंच जाएगा। ये वही ईस्ट में आप देखें ना, जो जापान और अमेरिका की जंग हुई थी, तो जापान ने कहां से अमेरिका पर हमला किया था? जापान जब ईस्ट की तरफ ट्रैवल करता है तो अमेरिका की कोस्ट लाइन आगे आ जाती है। ये जैसे ये दुनिया इस तरह से गोल है ना, जब जापान से ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी चाइना से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो आगे फिर अमेरिका आ जाता है, और वेस्ट से भी वो फिर पूरा आप अरेबियन सी और स्विस कैनाल और यूरोप पर फिर गुजर कर अमेरिका आएगा। तो दूसरी कोस्ट लाइन जो है वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल करने से, तो दुनिया की जो नई शिपिंग लेन्स है वो यहां से बन रही है कि आप ईस्ट से ट्रैवल करेंगे। और वो क्यों बन रही हैं? क्योंकि वहां पर बर्फ पिघल रही है। असल बात, असल लड़ाई क्या है? आज ये लड़ाई क्यों छिड़ने जा रही है? वो खजाने जो बर्फ के अंदर छुपे हुए थे और वहां पर कोई जा नहीं सकता था, अब बर्फ वहां पर पिघल रही है, और बर्फ पिघलने की वजह से शिपिंग लेन्स भी बन रही हैं। अब जहाज उस एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं और उन खजानों को भी निकाला जा सकता है। इसलिए आज ये लड़ाई होने जा रही है, और चाइना, रशिया एंड अमेरिका तीनों के लिए, और फिर यूरोप जारी बात एक बड़ा फरीक, बड़ा स्टेक होल्डर, क्योंकि यूरोप के सबसे ज्यादा इलाके तो उसमें शामिल हैं। तो यूरोप को अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भी ये इलाके लेना जो है वो जरूरी है। तो यहां पर 4 बड़े स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और यहां पर यूरोप और अमेरिका सेम पेज के ऊपर नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारा फोकस तो मिडिल ईस्ट के ऊपर है, हमारा फोकस तो गजा जंग के ऊपर है, हम इन आलमी तनाज़ात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसकी वजह ये है नाज़रीन, इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है, उसको समझना इसलिए जरूरी है कि जो मौजूदा ट्रंप की पॉलिसी इस वक्त खुलकर सामने आई है, जब सर्टिफाई होने के बाद अब ट्रंप ने 100% ये कह दिया है कि वो ये करने जा रहा है। एक नया फ्रंट उसने खोल दिया है। उसने कह दिया कि कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, इनको वो लेने जा रहा है, चाहे थ्रू मिलिट्री फोर्स ही क्यों ना हो। इसके बाद नाज़रीन, ये पॉलिसी आने के बाद ये बात 90% कंफर्म हो गई है कि गजा की जंगबंदी होने जा रही है। जी हां, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा फ्रंट ट्रंप खोलने जा रहे हैं। अब देखना, पूरे कनाडा को अपने उस मुल्क में शामिल करना है, अमेरिका के अंदर पूरे कनाडा को शामिल करना है, और उस ग्रीनलैंड को शामिल करना है जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, पूरी यूरोपीय यूनियन है। तो ये क्या कोई आसान मामला होने जा रहा है? ये चुटकी बजाने से ये हो जाएगा? तो ट्रंप अपनी सारी एनर्जीज, सारे रिसोर्सेज और सारी अटेंशन कहां डाइवर्ट करने जा रहे हैं? उस नए फ्रंट के ऊपर। तो फिल वक्त ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट का ये फ्रंट, जिसमें इजराइल भी हार रहा है, जिसमें अमेरिका भी हार रहा है, उसको फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सारे रिसोर्सेज, सारी एनर्जी, सारी अटेंशन उनको वहां चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग मिडिल ईस्ट का जो महाज है वो इस वक्त गजा की हद तक हम बात कर रहे हैं। ईरान, सीरिया, यमन, इनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल गजा की अगर हम बात करें तो गजा की जंगबंदी 90% इस वक्त उसके चांसेस बढ़ गए हैं इस नए फ्रंट। क्योंकि आप देखें, बाइडन की क्या पॉलिसीज थी? बाइडन की क्या उनकी पॉलिसी तो मिडिल ईस्ट थी। उनका तो पूरा फोकस, पूरी अटेंशन, पूरे रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट थे, और उसके बाद यूक्रेन थे। लेकिन ट्रंप ने तो यूक्रेन का फ्रंट भी बंद करने का ऐलान कर दिया है, और मिडिल ईस्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि ना इसराइल यहां पर जीत रहा है, अमेरिका रोजाना हमलों का निशाना बन रहा है, हुतीज अटैक कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स अंडर अटैक आ रहे हैं, थर्ड सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। और आज अब देखिए अमेरिका में क्या हुआ, बड़ी खतरनाक आग जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर लगी है, बड़ी खौफनाक किस्म की, लॉस एंजलिस के अंदर। ठीक है, तो अंदरूनी भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और आज ही बाइडन ने $500 मिलियन है वो मजीद यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। तो अंदरूनी भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, डीप स्टेट होगी। तो ये हम तफसीली आज इस नए फ्रंट को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी बेसिक्स आज आपको समझ आएंगी। हम बजरिया मैप आपके सामने रखेंगे, इसको मिडिल ईस्ट के साथ, गजा जंग के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अब मामलात इस अंदाज में चलने। ट्रंप ने आकर अचानक से दुनिया की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया। किसको पता था ग्रीनलैंड, और कौन उस बारे में बात कर रहा था? कौन बात कर रहा था पनामा कैनाल के बारे में, या कौन सोच रहा था कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनेगा? तो चूंकि ये जो जहाज है ना, इसका कैप्टन अमेरिका है। ठीक है, तो जो भी अमेरिकी इंतजामिया पॉलिसी बनाती है, दुनिया उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। वॉर एंड ऑन टेरर अमेरिका ने शुरू की तो दुनिया उस मुताबिक चलना शुरू हो गई। अब अमेरिका अपनी सरहदें एक्सपैंड करने जा रहा है, तो अब दुनिया उस डायरेक्शन में, उस तनाजुर में, और उस तरह से जंगें जो है वो शेप होंगी। तो ये आज हम बड़ी खुसूसी और वो बेसिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आर्कटिक के साथ क्या लिंक है, मिडिल ईस्ट में क्या सारे मामलात हैं, और आगाज़ हम नेतन्याहू से करते हैं। अभी नाज़रीन, नेतन्याहू की अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, और डिस्कस वो क्या करने जा रहा है? ईरान को डिस्कस करने जा रहा है। जरा हेडलाइन देखिए, नेतन्याहू विल होल्ड अ सिक्योरिटी मीटिंग टुडे
टू डिस्कस इश्यूज इंक्लूडिंग द इरानियन फाइल। अब सवाल यह है कि ईरान को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? तो ईरान को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है नाज़रीन, ईरान के ऊपर स्पेशल मीटिंग। भाई मीटिंग करे तो गजा पे करे, वेस्ट बैंक पे करे, लेबनान पे करे, ईरान पे मीटिंग करने का क्या मतलब है? ईरान पे मीटिंग करने का मतलब यह है, जो हम पिछले 2-3-4 दिनों से आपके सामने रिपोर्ट्स रख रहे हैं कि बैकग्राउंड के अंदर ईरान पर हमला करने के लिए ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं, डिस्कशंस भी हो रही हैं। ईरान के ऊपर जो अटैक है वो खुफिया होगा, वो सरप्राइज होगा और वो 10-20 मिनट की बात होगी। तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होना है, और जो ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जंगी मशकें कर रहा है, ये कोई मामूली चीज है? आज से पहले कभी ऐसी क्या जरूरत पेश आई है ईरान को, जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया, आज कर रहे हैं। तो एक बैकग्राउंड में ये चीज चल रही है, इजराइल, अमेरिका, ये सारे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। ये खुफिया है, ये सरप्राइज है। तो इस तनाजुर के अंदर आज नेतन्याहू जो है वो मीटिंग करने जा रहा है, और उधर ईरान ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को नई टेक्नोलॉजी दे दी है। ईरान इक्विप्ड इट्स ग्राउंड फोर्सेस विद रिजवान लॉटरिंग म्यूनिशंस ड्यूरिंग द ग्रेट प्रॉफिट 19 मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये ग्राउंड फोर्सेस को नई टेक्नोलॉजी देने का क्या मतलब है? ग्राउंड फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, और ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ मूविंग टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो ये ईरान के हवाले से ताज़ा तरीन जो तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। शाम में लड़ाई उसी तरह से जारी है, लेबनान में वोटिंग हो रही है, बहुत जल्द खबर आ जाएगी कि कौन सा, क्या हिजबुल्लाह का हिमायती सदर मुंतखब हुआ है या जिसको अमेरिका और चाह रहा था वो सदर आया है। तो लेबनान में ये सूरत हाल है, और शाम के कई फ्रंट्स हैं, कई डायमेंशंस हैं, और उसमें मामलात इस वक्त चल रहे हैं। अब जरा नाज़रीन हम आ जाते हैं तफसील के साथ कि आर्कटिक क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो नाज़रीन रीजन्स होते हैं ना, या बरे आज़म होते हैं। भाई बरे आज़म अफ्रीका है, बरे आज़म एशिया है, या रीजन्स होते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट को बरे आज़म नहीं है, मिडिल ईस्ट एक रीजन है। इसी तरह जनूबी एशिया कोई बरे आज़म नहीं है, एक रीजन है जनूबी एशिया। ठीक है, इसी तरह रीजन्स होते हैं। आर्कटिक जो है ना, वो एक ऐसा समझ लें कि जमीन का टुकड़ा है जिसको एक सर्कल ड्रा करके समझा जाता है। यानी आप देखें ना, मिडिल ईस्ट है तो उसकी बाउंड्रीज क्लियर हैं कि भाई ये ममालिक हैं, और ये सारा टुकड़ा जो जमीन का है, ये मिडिल ईस्ट से सारे ममालिक साथ साथ हैं, और उसकी प्रॉपर एक ही जियोग्राफी हम उसको देखते हैं। इसी तरह जनूबी एशिया, तमाम ममालिक एक साथ साथ हैं। लेकिन जो आर्कटिक है ना, ये दुनिया का एक जमीन का ऐसा हिस्सा है जिसको समझने के लिए कि आर्कटिक के अंदर कौन कौन सा जमीन का टुकड़ा शामिल होगा, एक ग्लोब के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। यह दुनिया का ऐसा रीजन है कि जिसमें 3 बड़े आज़म आते हैं। यानी मिडिल ईस्ट है ना, तो मिडिल ईस्ट में तो एशिया आएगा, और साउथ एशिया में भी वो एशिया ही का हिस्सा है। रीजन्स तो ऐसे होते हैं, लेकिन आर्कटिक ऐसा रीजन है कि उसके अंदर 3 बड़े आज़म के इलाके आते हैं, 3 बड़े आज़मों के, और काफी सारे ममालिक उसका हिस्सा हैं। आप जरा ये मैप देखें, ये वो बेसिकली सर्कल है। ग्लोब के ऊपर ये सर्कल ड्रॉ किया जाता है ये समझने के लिए, ये सारे बर्फ ज़्यादा इलाके हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए कि आर्कटिक के अंदर कौन कौन से इलाके आते हैं, यहीं पर वो खजाने छुपे हुए हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो अलास्का आता है। अलास्का अमेरिका की स्टेट है। एक वक्त में अलास्का सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और फिर अमेरिका ने रशिया से ये खरीद लिया था, सोवियत यूनियन से खरीद लिया था, और ये अब अमेरिका का हिस्सा है कई सालों से, कई दहाइयों से। अच्छा, इसी के साथ कनाडा का एक बहुत बड़ा एरिया आता है इस सर्कल के अंदर। आर्कटिक के अंदर कनाडा का बहुत बड़ा एरिया आता है, और वाहिद जो पूरा मुल्क आता है वो कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सारे का सारा आर्कटिक के अंदर आता है। रशिया का फिर बहुत बड़ा एरिया आता है, फिर नॉर्वे और फिनलैंड और आइसलैंड, ये सारे का सारा जो है ना वो आर्कटिक का हिस्सा है। और इसी में आर्कटिक ओशन भी है, यानी इस सर्कल के अंदर जो पानी आता है उसको आर्कटिक ओशन कहा जाता है। और हम इसको उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? बैर शमाली मुंजमद, यानी जमा हुआ। ठीक है ना, उर्दू में तर्जमा तो बकायदा मुंजमद, यानी वो समंदर जो जमा हुआ है, बर्फ से जो है वो सारा कवर्ड है। लेकिन अब ये नाज़रीन जो बर्फ है ना, ये पूरा ओशन जो बर्फ से जमा हुआ है कई सेंचुरी से, यानी जब से तारीख है, हजारों सालों से यहां पर बर्फ है, यहां पर कभी बर्फ नहीं पिघली। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री यहां से वो बर्फ पिघल रही है जो कई हजार सालों से जमी हुई थी। तो ये वो समंदर जो है ना, अब वहां पर खजाने, उसके अंदर आने वाले मुल्क, वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स, गैस के ज़खायर, और फिर बर्फ पिघलने की वजह से
यहां से रास्ते खुल रहे हैं, यानी पहले यहां से बहरी जहाज है वो नहीं जा सकते थे, लेकिन अब बर्फ पिघलने की वजह से बहरी जहाज यहां से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर चीन ने ट्रेड करनी है यूरोप और अमेरिका तक, तो वो सारा पहले एशिया फिरेगा, सुइज कैनाल से गुजरेगा, बहरा रूम में जाएगा, फिर आगे यूरोप और अटलांटिक, और अटलांटिक से आगे फिर अमेरिका। बहुत लंबा रूट पड़ता है उसको। लेकिन अगर वो इस नए रास्ते से आर्कटिक रीजन से जाएगा, इस नए आर्कटिक ओशन से जाएगा जहां पर बर्फ पिघल रही है, तो वो बहुत मतलब इसके मुकाबले में बहुत थोड़ा सा सफर बनता है इसके मुकाबले के अंदर। तो यहां से वो जाएगा कनाडा, और कनाडा के पानियों में से गुजरता हुआ वो अटलांटिक ओशन के अंदर दाखिल हो जाएगा। अटलांटिक ओशन वो है जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान है। यहां से वो अमेरिका को भी एक्सेस करेगा और यूरोप को भी एक्सेस करेगा। तो यहां से एशिया की जो ट्रेड है ना, उसका नया रूट ये बनने जा रहा है, जो इसके मुकाबले में जो कई सदियों से है, इसके मुकाबले ये बहुत शॉर्ट है। ये आर्कटिक का जो नया ट्रेड रूट है, और चाइना ने इसको आइस सिल्क रूट का नाम दिया है। हमने शाहराह रेशम सुना हुआ है ना, वो तो उनका जमीनी रास्ता है, या फिर बेल्ट एंड रोड है उनका। ये आइस सिल्क रोड है, ठीक है ना। इस अंदाज से उन्होंने इसको देखा, यानी इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। आप देखें ना, इक्तदार क्या होता है, क्या आप राहदारियों को कंट्रोल करते हैं, आप समंदरों को कंट्रोल करते हैं, आप शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करते हैं। तो एक तरफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब यहां पर बहुत गैस के ज़खायर हैं, ऑयल है, बाकी मिनरल्स हैं। मिसाल मिनरल्स क्या होते हैं, अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दुनिया में, वो आगे मुल्क तरक्की कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इस तरह की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो उसके लिए धातें कहां से आएंगी, तो यही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिससे आप नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। भाई इस वक्त दुनिया के ऊपर रूल कौन सी गाड़ियां कर रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, बाकी गाड़ियों को जो लोग हैं वो छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो चिप्स बनती है, जिसके ऊपर आप कंप्यूटर बनाते हैं, जिसके ऊपर आप फोन्स बनाते हैं, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, जो बाद में फिर यही तो सारी चिप्स हैं जो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप जंगी हथियारे बनाते हैं, बाकी सारा जो मिलिट्री के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसके लिए वो धातें कहां से आती हैं, वो यही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। जो इनको निकालेगा वही नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। यानी इसका बराह रास्त हिस्सा है मिलिट्री के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी बननी है उसके लिए इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। तो इसलिए अमेरिका ने इसको हर कॉस्ट के ऊपर, हर कीमत के ऊपर, यानी आप अंदाजा करें ना, ट्रंप का यह कहना कि हम मिलिट्री भेज देंगे ग्रीनलैंड को लेने के लिए, जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, यह कोई मामूली बात है। यूरोप की बात हम कर रहे हैं, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ग्रीनलैंड के अंदर रहने वाले जो शहरी हैं उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। तो ट्रंप बात कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के पूरे मुल्क को बजरिया ताकत हासिल करने की, बजरिया फौज हासिल करने की। तो ये इतना जरूरी उनके लिए हो गया है कि वो कह रहे हैं कि हम फौज भी भेज देंगे, हमने हर सूरत में एट एवरी कॉस्ट इसको अब हासिल करना ही करना है। और इसको उन्होंने कहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और ये बेसिकली अमेरिका के लिए अपने इक्तदार को आगे कायम रखने के लिए, तूल देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो सारी टीम है वो ये समझती है कि ये लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और चीन और रूस इसको किस तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि चीन ने तो इसको आइस सिल्क रोड का नाम दे दिया है, और आर्कटिक के अंदर चीन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और ये वो इलाका है जिसमें रूस और अमेरिका सबसे ज़्यादा करीब हैं। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना चाहते हैं, इवन ज़मीनी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अगर भेजना चाहते हैं, तो वो भी इसी एरिया से वो दाखिल करेंगे। अगर स्ट्राइक करना चाहते हैं तो इसी एरिया से, ये सबसे ज्यादा वो एरिया है जहां पर रशिया और चाइना करीब है। तो रशिया के लिए भी किस तौर पर अफोर्डेबल नहीं है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। चाइना के लिए किस तौर पर अफोर्डेबल नहीं है, ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। देखें, ग्रीनलैंड तो एक बेजरर सा इस वक्त मुल्क है ना, वो तो रशिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, चाइना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो लेकिन जब अमेरिका आ जाएगा तो अमेरिका और ज्यादा करीब होगा रशियन बॉर्डर्स के, और फिर उन रेयर अर्थ मिनरल्स की बात भी है कि जो उनको निकालेगा वो दुनिया के ऊपर रूल करेगा। तो उनके लिए ये किस तौर पर अफोर्डेबल नहीं है। और यूरोप भी तो एक बड़ी पार है ना। पिछले दो एम्पायर्स किसके थे, बरतानिया के थे और फ्रांस के थे। और इस वक्त फ्रांस ये बात कर रहा है कि हमें दोबारा से अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली, हर अंदाज के अंदर। यानी यूरोप को अपना अलग तशख़्ख़ुस, ये नहीं कि यूरोप को लेड करेगा अमेरिका। अगर आप 2 सदियां पीछे चले जाएं तो यूरोप रूल कर रहा था ना, बरतानवी एम्पायर था, साथ फ्रेंच एम्पायर था, कई स्पेनिश थे, तो यूरोप था। अब यूरोप नहीं है, अब अमेरिका है, अमेरिका लेड वेस्ट।
तो अब यूरोप कह रहा है कि भाई हमें ताकतवर बनना है, दोबारा से अपना उरूज हासिल करना है। तो जब वो इस इतने कीमती इलाके को कैसे अमेरिका को दे सकते हैं? जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं है, इत्तेहाद बनता है म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर। तो अब यहां पर जो बुनियादी नाज़रीन तब्दीली आ रही है, और इसको फिर आप समझिएगा इसराइल के हवाले से, जो बुनियादी आज तब्दीली आ रही है दुनिया में इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। देखिए, कनाडा, यूरोप, ये सारे अमेरिका के साथ क्यों थे, या ये अलायंस क्यों था? ये समझते थे कि इनको कौमी सलामती का खतरा है। किससे? रशिया और चाइना से। लेकिन आज क्या तब्दीली आ गई है? आज जिसको वो अपना प्रोटेक्टर समझ रहे थे, यानी अमेरिका को, वही उनके लिए कौमी सलामती का मसला बन गया है। यानी ट्रंप कह रहे हैं हम कनाडा को ले लेंगे। और भाई कनाडा को ले लेंगे तो इससे मुराद क्या है कि कनाडा की तो शनाख्त ही खत्म हो जाएगी। कनाडा की तो पूरी, उनके लोग, उनकी शनाख्त, वो तो सब खत्म हो गया ना, वो तो अमेरिका का हिस्सा बन गए। तो वो तो पूरे के पूरा अमेरिकी एम्पायर जो है वो तो पूरे के पूरे मुल्क अपने अंदर शामिल करने जा रहा है। तो वो चाइना रशिया के खिलाफ इसलिए थे कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करेगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सलामती के लिए, उनकी सरहदों को महफूज करने के लिए। यहां सरहदें क्या महफूज करनी, यहां तो अमेरिका सारा का सारा मुल्क लेने की बात कर रहा है। तो वो अब कैसे इत्तेहादी रह सकते हैं अमेरिका के? और फिर जब पूरे मुल्क की सलामती की बात आ जाए तो फिर हर किसी ने आखिरी हद तक जाना है। कनाडा आखिरी हद तक जाएगा, यूरोप आखिरी हद तक जाएगा। तो अभी फ्रांस और जर्मनी और सब का बड़ा सख्त रिएक्शन जो है वो अमेरिका के खिलाफ आ गया है। फ्रांस, जर्मनी और बाकी यूरोपीय यूनियन का सख्त तरीन रिएक्शन ट्रंप के खिलाफ आ गया। ये तमाम अब हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जरा ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए। ट्रंप हैज थ्रेटन्ड डेनमार्क विद वेरी हाई टैरिफ्स इफ दे डू नॉट हैंड ओवर ग्रीनलैंड। मिलिट्री फोर्स और ह्यूज टैरिफ लगाएंगे डेनमार्क के ऊपर अगर वो ग्रीनलैंड को हमारे हवाले नहीं करते। ऐसी सख्त धमकियां रूस से नहीं आ रही हैं यूरोप को, अमेरिका से आ रही हैं। ये बुनियादी तब्दीली है जो अभी तक देखे ना, बाइडेन इंतजामिया मौजूद है तो बाइडेन इंतजामिया तो नहीं कह रही कि हम ग्रीनलैंड लेंगे या कनाडा लेंगे। तो फॉर सेंचुरीज, खासकर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बात करें तो अमेरिका ने यूरोप को किसी तरह का मतलब ऐसी कोई धमकियां नहीं लगाई हैं, ये नहीं कहा कि हम आपके इलाके छीन लेंगे। तो ये तो ट्रंप इंतजामिया है, मतलब आज ये खलीज पैदा हो रही है, यहां से तब्दीली आ रही है। और ट्रंप कंसीडर्ड डिक्लेयरिंग इकोनॉमिक इमरजेंसी टू अलाउ न्यू टैरिफ प्रोग्राम। इकोनॉमिक इमरजेंसी कंसीडर कर रहे हैं ट्रंप। और फिर यहां पर अगेन देखिए ये कितना बड़ा फ्रंट है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। तो क्या ट्रंप फोकस कर सकेंगे नेतन्याहू की जंग पर? किसी तौर पर नहीं कर सकते। इसलिए अब यह कंफर्म हो रहा है इस फ्रंट को समझते हुए कि वहां पर जंगबंदी होने जा रही है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस, 90% चांसेस बन गए। अब जरा रिएक्शन देखिए वहां पर क्या हो रहा है। यूरोप क्या, रशिया, चाइना। ग्रीनलैंड लीडर टू मीट डैनिश किंग एमिड ट्रंप एनेक्सेशन बिड। ग्रीनलैंड के लीडर जो हैं वो डेनमार्क पहुंच रहे हैं। डेनमार्क के जो किंग हैं उनके साथ मुलाकात होगी। यूरोपियन कमीशन कंफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू डेनमार्क सोवरेनिटी ओवर ग्रीनलैंड। यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि हम हर सूरत में ग्रीनलैंड को डिफेंड करेंगे ट्रंप से, अमेरिका से। एंड द जर्मन चांसलर कॉल्स ऑन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज टू स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट नॉट रशिया एंड चाइना, अगेंस्ट यूएस अटेम्प्ट टू टेक ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क। देखें यूरोप जो है ना, यूरोप एक आजाद बड़े आज़म, आजाद नेशंस हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया है। अमेरिका तो इनकी कॉलोनी था। तो यूरोप के पल्ले क्या रहेगा अगर उनका इतना बड़ा मुल्क उनके हाथ से निकल जाए? और यूरोप ने भी तो अपना किरदार अदा करना है ना, अपनी ग्लोरी हासिल करनी है। तो वो इलाका जिसके ऊपर ग्लोरी बेस कर रही है वो अमेरिका के हवाले कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूरोप भी इसमें किसी तौर पर खामोश रहेगा, और आगाज इसका हो गया है। जर्मनी ज्वाइंस फ्रांस एंड वॉन्स डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट थ्रेट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड फ्रॉम नेटो अलाय डेनमार्क। ये सारे नेटो मेंबर्स हैं, कनाडा भी नेटो मेंबर है, डेनमार्क भी, और जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, जर्मनी एंड फ्रांस वॉन्स ट्रंप ओवर थ्रेट टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। वॉन, ठीक है। ट्रंप ग्रीनलैंड कमेंट्स यूरोपीय यूनियन विल नॉट टॉलरेट अटैक्स ऑन इट्स बॉर्डर्स। फ्रांस, यूरोपीय यूनियन किसी तौर पर इसको टॉलरेट नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन विल नॉट अलाउ अटैक्स ऑन इट्स बॉर्डर्स, फ्रांस सेज आफ्टर ट्रंप ग्रीनलैंड थ्रेट। द गार्डियन, जर्मनी एंड फ्रांस वार्न ट्रंप अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स ओवर ग्रीनलैंड। देखिए ये फलस्तीन और इजराइल का तनाज़ा नहीं है कि अच्छा ठीक है फ्रांस ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि इजराइल जो है ना हम गुलान आइस पर इसकी रिकग्निशन नहीं मानते, ओ जी वहां पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करे। ये वो मामला नहीं है। ये यूरोप का अपना मुल्क है, यहां पर वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते भाई। उनका अपना मुल्क है ना,
तो फ्रांस क्या अपनी सुवरेनिटी के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स रखेगा? वो लेबनान के ऊपर रखेगा, वो अरब्स के ऊपर रखेगा, वो इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर रखेगा, वो फलस्तीन के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स रखेगा, वो अपने लोगों के ऊपर। आप मुझे एक बात याद करें, जब यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ जो लेबनान में थी, जिसमें इटली और फ्रांस और इनके सोल्जर जख्मी हुए, मैंने आपको कहा था या तो ये जंग रुकेगी या फिर फिल फॉर ये हमले रुकेंगे यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के ऊपर, ये जारी रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फलस्तीनियों के ऊपर तो डबल स्टैंडर्ड्स वाले बयान जारी कर सकते हैं, अब वो अपने लोग मरवाएंगे इसराइल क्या, तो मतलब खाली बयान जारी करके कभी भी। और आप देख लें बाद में वो 5-10 अटैक हुए और उसके बाद वो नहीं कर सका इसराइल अटैक, ठीक है। तो ये बुनियादी फर्क है, जब बात अपने ऊपर आ जाती है तो फिर कुछ और मामला होता है। जब फलस्तीन के बारे में बयान जारी कर रहे होते हैं फिर कुछ मामला और होता है, वहां पर उनके डबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? रशिया की स्टेटमेंट देखिए, ट्रम्प डिसाइडेड टू रीशेप द वर्ल्ड एंड क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड ऑल हिज आइडियाज आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप लाना चाह रहे हैं, इस न्यू जियोग्राफी के जरिए सरहदें तब्दील हो रही है ना, अमेरिका के बॉर्डर कहां से उठकर वो रशिया के करीब और यूरोप के करीब बॉर्डर्स बदल रहे हैं ना सारे, और जब बॉर्डर बदलते हैं तो आपको पानियों की एक्सेस भी बदल जाती है। हर लैंड के साथ जो यानी कि पानियों की एक्सेस होती है वो तो खास एरिया तक होती है, अगर आपके बॉर्डर एक्सपैंड कर जाएं तो आपकी पानियों की एक्सेस भी एक्सपैंड कर जाएगी। तो ये तमाम शिपिंग लेन्स है वो अमेरिका के कंट्रोल में होंगी। ट्रंप क्विक सक्सेस इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन इज हाईली डाउटफुल। साथ रशिया ने यह कह दिया है कि यूक्रेन का मामला भी इतना जल्दी अब हमें हल होता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और पनामा कैनाल चीफ रिजेक्ट ट्रंप एक्यूजेशंस ऑन बायस्ड यूज ऑफ कैनाल। पनामा के जो वज़ीर आज़म है उनका सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया। तो अब पनामा क्या है? पनामा चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, चाइना वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रंप की पॉलिसीज है ना, ये जंग को दावत देने वाली पॉलिसीज है। अगर ये इतना आसान होता तो फिर बाकी भी ले लेते, बाकी जो सदूर आए हैं वो भी ले लेते। पावर तो वही है जो अमेरिका की अब ट्रंप के पास आई है, वही बाकियों के पास भी थी। तो ये इतना आसान नहीं है, ये एक नई जंग को दावत देने वाली बात है, ये नई क्राइसिस को दावत देने वाली बात है। और ये अमेरिका, चाइना, रशिया, इनकी कशीदगी बढ़ेगी। और इसी दरमियान नाज़रीन जो हारा हुआ इसराइल है उसकी जंग का अब कंटिन्यू रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बाइडन का सारा फोकस इधर इसराइल के ऊपर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीजें तब्दील हो रही हैं। जंगबंदी का यह मतलब नहीं होगा कि यहां पर कोई सोल्यूशन आ गया है। फॉर द टाइम बीइंग ये मामला फिलहाल वो यहां पर रोकने जा रहे हैं। बाकी यहां पर वो आर पार वाली लड़ाई है, क्योंकि इसराइल तो फलस्तीन के ऊपर राजी नहीं हो रहा है, तो वो लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ट्रंप इसको रोकने जा रहे हैं, इसके 90% चांसेस है। तो ये एक तनाजुर हमने आपके सामने रखा है। अब इसी के मुताबिक चीजें आएंगी और खबरें आएंगी, इसी के ऊपर और बात आगे बढ़ेगी, कशीदगी बढ़ेगी, क्राइसिस इसके मुताबिक शेप होगा, दुनिया इसके मुताबिक मुतासर होगी। तो ये तफसीलात हैं, आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।